नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल आज हम बातचीत करना चाहते हैं बिहार को लेकर। बिहार वो जगह है, हालांकि वहां विधानसभा के चुनाव अभी लगभग 1 साल से ज्यादा दूर है, लेकिन हलचलें बिहार में चल रही हैं। और इन हलचलों के पीछे की राजनीति क्या है, दरअसल आज उसको समझने की कोशिश की जाएगी। कारण यह कि बिहार के अंदर पता नहीं चलता है कब नीतीश कुमार का मन बदल जाए, कब आरजेडी और बीजेपी का मन बदल जाए, कब उनके बीच में दोस्ती हो जाए और कब उनके बीच में दुश्मनी हो जाए। टेलीविजन चैनल्स पर डिबेट में अक्सर देखते हैं, कुछ दिनों पहले तक जो नेता या जो जनता दल यूनाइटेड के नेता बीजेपी को गाली देते रहते हैं, थोड़ी देर बाद वही बीजेपी नेताओं के गलबहिये कर जाते हैं और फिर आरजेडी को उल्टा सीधा सुनाते हैं। और कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो आरजेडी के गले मिल जाते हैं और फिर बीजेपी को उल्टा सीधा सुनाते हैं। तो राजनीति में, बिहार की राजनीति में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ लिया है और फिर आरजेडी के साथ गए और आरजेडी का साथ लिया है फिर बीजेपी के साथ गए हैं। अब एक बार फिर कुछ उसी तरीके की हलचल दिखाई पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या वाकई में ऐसा होगा? क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे और उसको बनाने का काफी बड़ा क्रेडिट उनको भी जाता है, अचानक चुनाव के पहले उन्होंने पलटी मारी, बीजेपी के साथ चले गए और लोकसभा का चुनाव उनके साथ लड़ा। अब खबर यह आ रही है कि दरअसल फिर से बीजेपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में अनबन शुरू हो गई है। बीजेपी के एक नेता उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तो यहां तक कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बिहार में अगर बीजेपी अपने बल पर सरकार बनाती है। उधर आरजेडी के एक स्थानीय नेता का कहना है कि नीतीश कुमार का स्वागत होगा अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो। अब इन दोनों के बीच में राजनीति क्या है, हम चलेंगे अभिषेक कुमार के पास, उनसे जानेंगे। अभिषेक, ये जो आवाजें आ रही हैं, क्या इन आवाजों में किसी तरीके का कोई दम है या ऐसे ही हवाबाजी हो रही है? आशुतोष जी, देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि बिहार की राजनीति में किसकी पॉलिटिकल कंपल्सन यानी राजनीतिक मजबूरी क्या है। राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक मजबूरी यही है कि ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक, जिसपे सबसे पहले नीतीश कुमार ने जिसे तोड़ा था 2006-7 में, उसको भाजपा के पाले में जाने से रोकना, सेफ्रोनाइजेशन ऑफ ओबीसी एंड ईबीसी पर ब्रेक लगाना। और आरजेडी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार की उपयोगिता तब तक है जब तक नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो चुनाव के समय में एक ठीक ठाक तबके को, ओबीसी ईबीसी को, आरक्षण और मंडल पॉलिटिक्स के दायरे से बाहर निकालकर वो भगवा ढांचे में, भगवा रंग में रंग देते हैं। तो उसकी मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल सर्वाइवल आरजेडी के पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरी मजबूरी यह है कि बिहार में जो यादव पॉलिटिक्स पर लालू यादव के परिवार का कब्जा है और कैसे उन्होंने कांग्रेस के जमाने में बिहार में यादवों के पोप कहे जाने वाले रामलखन सिंह यादव से यादव वोट बैंक मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने हासिल किया था, अब भारतीय जनता पार्टी कहीं उसे नित्यानंद राय के साथ अपने फोल्ड में लेकर न चली जाए, उसको भी रोकना। ये सारी परिस्थितियां तभी बनती है जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तब तक के लिए बना के रखा जाए जब तक राजद के खुद के नेतृत्व के मुख्यमंत्री बनने की सूरत पैदा ना हो, या भाजपा को रोकने की परिस्थिति जब तक खत्म ना हो जाए, बीजेपी पॉलिटिकली अप्रासंगिक ना हो जाए बिहार में, खासकर ओबीसी ईबीसी वोट बैंक के मामले में। तो ये राजद की मजबूरी है। बीजेपी की मजबूरी यह है कि लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद का जो अब अंक गणित आप देख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार के 1 दर्जन सांसद उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे ही ये बाहर होंगे, चंद्रबाबू नायडू की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, और पता नहीं कौन कब नीतीश कुमार की तरह वो भी साथ छोड़कर चल दे। तो ये सारी परिस्थितियां बीजेपी के सामने है कि नीतीश कुमार को छोड़े तो कैसे छोड़े। लेकिन दूसरी परिस्थिति जो बीजेपी के सामने है वो ये है कि कई सारे राज्यों में नरेंद्र मोदी की मास अपील जो घटी है,
उसको पूरा कैसे किया जाए, 240 तक जो ये आए हैं उसको 272 तक कैसे पहुंचाए। उसमें एक बड़ा राज्य बिहार दिखता है, क्योंकि बीजेपी अपने पीक के दौर में भी वहां 22 सीटें ही जीत पाई थी 2014 में। नीतीश कुमार के साथ समझौते के तहत 2019 में 5 सीटें छोड़नी पड़ी, 17 सीटें ही जीत पाई। और 2022 में तो 2024 में स्थिति ये आ गई कि बिहार में से केवल 1 दर्जन यानी 12 सांसद ही बीजेपी के जीतकर दिल्ली पहुंचे। तो अब कहीं ना कहीं उस नंबर की भरपाई के लिए बिहार की जरूरत है। और जब बिहार की जरूरत इन सब वजहों से है तो नीतीश कुमार जरूरत भी है, और नीतीश कुमार को किनारे करने की भी जरूरत बीजेपी को है। अब आते हैं जेडीयू के ऊपर। जेडीयू की पॉलिटिकल कंपल्सन क्या है? उसे अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए राष्ट्रीय जनता दल की दमदार उपस्थिति भी बिहार विधानसभा में जरूरी है, और भारतीय जनता पार्टी की दमदार उपस्थिति भी बिहार विधानसभा में जरूरी है। 2010 का नतीजा आप देखिए, तब 2 ही पार्टियां एनडीए में थी, और तब बीजेपी एकदम नील डाउन थी, दबी हुई थी बीजेपी के सामने, जेडीयू के सामने। 91 सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन 115 सीट जेडीयू को मिल गई थी। ऑलमोस्ट अकेले मेजोरिटी की स्थिति में आ गए थे नीतीश कुमार। वो स्थिति तो अब आनी नहीं है। 115 सीटें भी शायद ही लड़ने को मिले नीतीश कुमार को। अब 2-3 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में है जो एनडीए के अंदर तो है, लेकिन वो येन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीब है बनिस्पत नीतीश कुमार के। जैसे चिराग पासवान की पार्टी, जिनकी वजह से उनकी पार्टी पिछली बार नंबर 3 पर आई जी। दूसरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कल को हो सकता है मुकेश सहनी की पार्टी भी आ जाए। तो ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते की पार्टियां मानी जाती है। तो अब अगर जेडीयू 100 पर लड़े, बीजेपी 100 पर लड़े, या जेडीयू 105 पर लड़े, बीजेपी 100 पर लड़े, तो बची हुई जो 35, 40, 42 सीटें इन पार्टियों में बांटी जाएंगी। जेडीयू के लोग ये देख रहे हैं कि ये इन पार्टियों के खाते की सीटें नहीं, बल्कि ये बीजेपी के खाते की सीटें हैं। और चुनाव में अगर कहीं लैंडस्लाइड विक्ट्री की परिस्थिति उत्पन्न हो गई 2010 जैसी, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी माइनस जेडीयू एनडीए पार्टनर के साथ या तो बहुमत हासिल कर ले, या बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच जाए, महाराष्ट्र की तरह जी। तो इन सब परिस्थितियों से जेडीयू डर रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने परसों अपने विधायकों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। वहां पर अंदर से जो बातें सामने आई कि तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए, पिछली बार तो एक अलग तरह की परिस्थिति में हम 75 विधायक जीत कर आ गए थे। कहने का मतलब यह था कि चिराग मॉडल, जिसका फायदा मिला, जेडीयू की सीटें घटी तो आरजेडी को फायदा मिला जी। अब वो परिस्थिति बन नहीं रही है। डायरेक्टली नहीं कहा उन्होंने, लेकिन इनडायरेक्टली जो अंदर से बातें सामने आई सोर्सेज के हवाले से, वो यही सामने आई कि अब कैसे आएंगे। और उस बैठक के बाद बाहर निकलकर जेडीयू के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान आपने सुना ही होगा। लोकसभा में फ्लोर लीडर उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुना होगा। आज लालू यादव के बेहद करीबी एमएलए, जो लगातार 3-4 बार से चुनाव जीत रहे हैं, भाई वीरेंद्र, उनका स्टेटमेंट आया कि नीतीश कुमार का स्वागत है। तो इन सब को देखने के बाद क्या लगता है? इन सब को देखने के बाद तो यही लगता है कि बीजेपी और जेडीयू का साथ बहुत लंबा नहीं है, और उस परिस्थिति में लंबा नहीं है जिन परिस्थितियों में आपने देखा कि एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया अमित शाह ने, एक चैनल को इंटरव्यू दिया, और उसमें क्या कहा, बिहार के सवाल पर वो गोलमोल जवाब दे गए कि क्या नीतीश कुमार बिहार में चेहरा होंगे या उनका भी सिंधेकरण हो जाएगा। इस पर सीधे सीधे वो जवाब नहीं दिए, जिसके बाद परिस्थितियां बिगड़ी। कल की बात आपने अपने इंट्रो में बता ही दी कि डिप्टी सीएम ने क्या कहा। उधर एक बिहार के नेता है बीजेपी के, मोदी साहब के बेहद करीबी हैं गिरिराज सिंह, उनका बयान आया कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाए। मतलब एनडीए में भी एक मार्गदर्शक मंडल बनाने की तैयारी। तो नीतीश कुमार इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। पर अभिषेक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब विजय सिन्हा ये कहते हैं, भाई वो तो डिप्टी सीएम है और पुराने नेता भी हैं, उन्होंने अपने से ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अपने बल पे सरकार बनानी चाहिए और यही अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके मुंह से निकल गया या वो भी कोई संदेश दे रहे थे? अच्छा ये बताइए, जब तक दिल्ली में 2 दिनों तक सूरजकुंड में हरियाणा में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक नहीं हुई है, तब तक तो ऐसी बातें नहीं निकलती थी। ना तो तब तक भारत रत्न मांगा जाता था नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के लिए एक साथ, ना तो अपना सीएम बनाने की बात कही जाती थी, और ना ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती थी कि नीतीश कुमार बिहार में इन्वेस्टर मीट और बिजनेस समिट जैसे कार्यक्रम में कुछ छोड़ दे, उसको स्किप कर जाए। ये सारी परिस्थितियां कोर ग्रुप की बैठक के दरमियान और उनके बाद ही क्यों हुई है?
बिहार के चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पर क्यों लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, ये बात सबको आसानी से समझ में आती है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो आशुतोष जी आपको याद होगा, वो इंतजार नहीं करते हैं। गोवा कार्यकारिणी 2014 आपको याद होगा, 6 या 7 जून को 2 दिन हुई थी गोवा कार्यकारिणी। उसमें नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया था। नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था अरुण जेटली की जगह जी। और उसके बाद वहां से बिहार के भाजपा कोटे के मिनिस्टर वापस लौटे थे, मंत्रालय जाना छोड़ दिया था। 10 दिनों तक नीतीश कुमार ने इंतजार किया कि अब आएंगे, फोन भी नहीं उठा रहे थे बिहार भाजपा के लोग। उसके बाद सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया और एनडीए से अलग हो गए थे, जबकि पीएम कैंडिडेट मोदी घोषित नहीं किए गए थे उस समय। 17 जून को जब नीतीश कुमार ने 2013 में एनडीए छोड़ा, उस वक्त वो पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। अब जो परिस्थिति है इसको भी नीतीश कुमार देख रहे हैं कि क्या है, कैसे है, क्या चल रहा है। अब आप देखिए जेडीयू के अंदर की परिस्थिति, जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर है कि जेडीयू में कथित तौर पर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसकी पड़ताल जब मैंने करने की कोशिश की, जेडीयू के लोगों से बात की या अंदर खाने जो सोर्सेज होते हैं ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर जगह, उससे चीजें खंगालने की कोशिश की, तो निकल के इतना ही सामने आया कि राज्यसभा और विधान परिषद वाले लोग तो ऐसे हैं एक दो, लोकसभा में ऐसे लोग हैं नहीं। होंगे भी तो इक्का दुक्का होंगे, जो 2/3 का जो रिक्विजिट नंबर होता है, जो जरूरी संख्या है तोड़ने के लिए, उतने लोग हैं नहीं। 1 या 2 लोग मिलेंगे वैसे। तो लोकसभा सांसदों के मुद्दे पर भी बीजेपी को निराशा हाथ लगनी है। हाँ, एक बात जरूर सामने आ रही है कि कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी से 12 सांसदों का जुगाड़ तो बीजेपी ने नहीं कर लिया है कि नीतीश कुमार को निपटाने की बातें हो रही है। कहीं ना कहीं से दिल्ली के नंबर को तो दुरुस्त किया ही गया होगा या करने की प्रक्रिया में कोई आश्वासन मिला होगा, तभी जाकर कोई बैसाखियों के सहारे टिकी हुई सरकार अपनी ही किसी बैसाखी को तोड़ने पर आमादा है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार को सीधे सीधे कहा जाए, खासकर तब जब अक्टूबर में 10 महीने बाद चुनाव है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। आपने दर्शकों को बता दें दरअसल कि इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली। बहुमत के लिए उसको 32 सीटों की और जरूरत थी। उसमें नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और उनके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के सांसदों की संख्या भी, और इनके अलावा कुछ दूसरे सांसदों की मदद करके यह संख्या हो जाती 293 के आसपास या 294। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बैसाखी पे खड़ी हुई, यानी नीतीश कुमार की बैसाखी पे खड़ी हुई सरकार क्या नीतीश कुमार को नाराज करेगी? पहला सवाल तो इसी बात को लेकर है। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है कि अकेले अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़े और फिर सरकार बनाने की स्थिति में हो? इन दोनों के सवाल के जवाब में अभिषेक का यह कहना है कि हो सकता है कि शिंदे महाराष्ट्र से जो शरद पवार की पार्टी है और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वहां से सांसदों का जुगाड़ तो हो जाए, लेकिन क्या विधानसभा में अकेले जाने की हिम्मत बीजेपी करेगी? बड़ा सवाल इसी बात को लेकर। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि बीजेपी अकेले अपने दम पे विधानसभा का चुनाव जानने की कोशिश करेगी? क्योंकि जब स्पष्टता भी ये नहीं हो पा रही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा होंगे एनडीए की तरफ से। देखिए आशुतोष जी, एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो एक चीज देखते हैं कि सबसे बड़ा मैंडेट जनता ने किसे दिया था। आई थिंक 441 का मैंडेट था कांग्रेस और एआईएडीएमके और छोटे अलायंसेज को 1984 में। उसी तरह से अगर ये देखा जाए कि सबसे बड़े प्री पोल या स्ट्रेटेजिक अलायंस को सबसे बड़ा अपोजिशन जनता ने कब बनाया था, 52 से आज तक 18 लोकसभा चुनाव में, तो वो 2024 में ही बनाया है, जब किसी प्री पोल स्ट्रेटेजिक अलायंस को 234 सीटें जनता ने दी है। इससे बड़ा अपोजिशन का अलायंस कभी जीता नहीं था। आई थिंक 1989 में 211 सीटें थी कांग्रेस एआईएडीएमके और एक आध छोटी पार्टियों का, उससे भी बड़ा इस बार मिला है। 9 या 10 सांसद इंडिया अलायंस के साथ और खड़े हैं, जिसमें कश्मीर वाले भी एक निर्दलीय है, पंजाब के हैं, पप्पू यादव है, सांगली वाले हैं, और भी कुछ लोग हैं, जो कुल मिलाकर के चंद्रशेखर रावण है। आप कह सकते हैं 244-45 का नंबर है। 16 और 12 नायडू और नीतीश के सांसद अलग होते हैं तो सरकार जा सकती है। और उस परिस्थिति में अब तो शिंदे भी आ गए हैं, उनके भी एमपी हैं जी, कुछ भी हो सकता है। तो बिना कहीं ना कहीं से कोई भरोसा मिले ये खेल नहीं हो सकता।
लेकिन आपने कहा कि बिहार में बीजेपी क्या अकेले जा सकती है। देखिए, जब दिल्ली का नंबर बीजेपी का पूरा हो जाता हो तो वो रिस्क ले सकती है। रिस्क इसलिए ले सकती है क्योंकि अब जब दिल्ली के नंबर नंबर पर कोई दिक्कत ना हो, दिल्ली की सत्ता को कोई खतरा ना हो, तो बिहार जैसे राज्य को अपने बूते जीतने की कोशिश अगर बीजेपी कर रही है तो शायद उसे करनी भी चाहिए। मुझे लगता है हर राजनीतिक दल अपने एक्सपेंशन पर ध्यान देता है, करनी भी चाहिए। लेकिन यह मत भूलिए कि नीतीश कुमार ने अपना टास्क पूरा कर लिया था बीजेपी के पास आने के पहले, और उनकी एक खासियत है, चाहे कोई पलटू राम कहे जो कहे, वो सारी बातें अपनी जगह है कि सिद्धांत उसूल विचारधारा से तो आजकल लेफ्ट फ्रंट को छोड़ दे तो किसी अलायंस का कोई मतलब नहीं है, और नीतीश कुमार भी इन नेताओं से अलग नहीं है, या जेडीयू भी अलग नहीं है। लेकिन टास्क पूरा करके नीतीश कुमार निकलते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, आरसीपी सिंह का टिकट काटा राज्यसभा में। आरसीपी सिंह बिना नीतीश कुमार की सहमति के कहा जाता है कि मंत्री बन गए थे केंद्र में। राज्यसभा में टिकट काटा, उस दिन तक एनडीए में रहे। यह भी देखा कि कहीं भाजपा किसी और स्टेट से उनको टिकट ना दे दे। राज्यसभा का बाइएनियल इलेक्शन जब तक बीत नहीं गया, यूनियन कैबिनेट से जब तक इस्तीफा नहीं हो गया आरसीपी सिंह का, तब तक उन्होंने, यानी टास्क उधर पूरा नहीं हो गया, तब तक उन्होंने एनडीए नहीं छोड़ा 2022 में। अब उसके बाद की परिस्थितियों पर आइए। आरजेडी के साथ वो थे, कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ सभी जानते हैं। वहां पर भी टास्क पूरा किया कि बीजेपी के साथ जाने की परिस्थिति में बीजेपी बहुत ताकतवर ना रहे। सबसे पहले कास्ट सेंसस कराया, आरक्षण बढ़ाने का एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में उनको पता था कि एक हाई कोर्ट में जाकर क्वैसी होना है, लेकिन वो भी किया। कास्ट सेंसस से पहले दिन से, मैंने आपके कार्यक्रम में एक बार पहले भी कहा था कि कास्ट सेंसस से नीतीश कुमार कोई अपना उल्लू नहीं साध रहे हैं, कास्ट सेंसस से बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। और उसी चीज को राहुल गांधी ने भी पकड़ा, पीडीए के फॉर्म में अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं पकड़ लिया है। उन्होंने क्या किया, बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है एक एक्सटेंडेड वेस्ट कम्युनिटी, जो ओबीसी और ईबीसी में कई कम्युनिटी में को मिलाकर बनता है, और दूसरा जनरल कैटेगरी का वोट। सबसे पहले राजपूत भूमिहार के वोटों को बिहार में मेरी संख्या ज्यादा तो मेरी संख्या ज्यादा, इस मानसिकता में लाकर खड़ा किया हर सीट के हिसाब से। वैश्य समुदाय के वोटों में ओबीसी ईबीसी तो छोड़ दीजिए, अलग अलग तरीके से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया। यानी बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व इस कदर बिखर गया, आप सोच नहीं सकते थे कि बिहार में ईबीसी वैश्य कम्युनिटी से माले अपने एमपी को जिता करके लाएगी, आरा से आरके सिंह को हरा के। ये सब कुछ जब हो गया, जब जाति जनगणना हो गई, तब उन्हें लगा कि अब बीजेपी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस जो सोचकर बनाया था या मेहनत की थी वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। वो उधर चले गए। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, 1/4 सीटें कम हो गई हैं, लेकिन आरजेडी के प्रति जो लोगों का रुझान है वो उसी तरह है। आप बिहार में किसी भी चैनल की बाइट को देखें, 2 मिनट की बाइट आप देखेंगे किसी भी व्यूअर की, किसी भी आम आदमी की, वोटर की, एक चीज निकल कर आएगी कि नीतीश कुमार की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार है। लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर थाने से लेकर हर जगह सरकार जानी चाहिए। आखिरी 15 सेकंड में आप पूछेंगे वोट किसे देंगे, तो प्राथमिकता वोटिंग की बदल जाती है। सोसाइटी का एक बड़ा तबका न तो आरजेडी का चीफ मिनिस्टर चाहता है, न बीजेपी का चीफ मिनिस्टर चाहता है। वो नीतीश कुमार किसी भी गठबंधन में रहे, उसे इस बात का भरोसा है कि दोनों से तो ठीक ही है। इस मानसिकता के साथ वोटिंग करता है, और ऐसे वोटर 15, 16, 18% है बिहार में, जो नीतीश कुमार का चेहरा लगा होगा तो कहीं भी चले जाएंगे। उस चेहरे का इस्तेमाल बीजेपी भी करना चाहती है, उस चेहरे का इस्तेमाल आरजेडी भी करना चाहती है। तेजस्वी यादव के फेवर में उम्र है, उन्हें लगता है। और बीजेपी की जो बात आपने की, बिना नीतीश कुमार के 30 सीट जीतना मुश्किल होगा, और वही स्थिति आरजेडी की बन रही है कि 30-40 से आगे बढ़ना मुश्किल होगा बिना नीतीश कुमार के। बिल्कुल। अभिषेक, एक सवाल यहाँ पे ये है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर लगभग मिलाते हुए ललन सिंह ने बयान दिया है। वो हिंदुत्व के सवाल पर भी उनका बयान उसी तरीके से था। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो पूर्वांचलियों को के पक्ष में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की मदद करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा तो नहीं कि बीजेपी हर बार जो आदमी मिनिस्टर बनता है वो अंत में बीजेपी का होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कुछ ऐसे लोग बीजेपी के हैं, ऐसे लोग जनता दल यूनाइटेड में हैं, जो शायद उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ करेंगे तो शायद केंद्रीय मंत्री ही बने रहेंगे।
तो जेडीयू के टूटने का कोई खतरा दिखाई पड़ता है? देखिए, जेडीयू तो तभी तक एक पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करती है जब तक बिहार का मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के पास है। उसके बाद जेडीयू का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। राजद और सपा जैसी वंशवादी पार्टियों में जो लीडरशिप डेवलप कर दी गई या हो गई, वैसी परिस्थिति जेडीयू में नहीं है। नीतीश कुमार उसको आदर्शवादी तरीके से लेके चलना चाहते थे, कम से कम एक मामले में, परिवारवाद के मामले में, लेकिन वो संभव हो नहीं पाया। और संभव इस वजह से भी नहीं हो पाया क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि हर उभरते नेता से उन्हें खतरा दिखाई देता है। जैसे वो गठबंधन में बैलेंस की राजनीति करते हैं, संतुलन साधने की, वैसे ही पार्टी के अंदर भी करते हैं। आप देखिए, जो भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बना, किसी से नीतीश कुमार की नहीं बनी। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, सबको आपने देखा। उस कड़ी में अब हो सकता है संजय झा भी आ जाए। तो नीतीश कुमार की राजनीति वैसी ही रही है कि एक इनसिक्योर नेता के तौर पर हमेशा से वो रहे हैं। उनकी मानसिकता रही है कि वो सामने वाले को बहुत ही एक अलग तरह की निगाहों से देखते रहे कि पार्टी में कोई बहुत आगे तो नहीं बढ़ रहा है। और इसका नुकसान ये हुआ कि जेडीयू के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, उसके फ्यूचर पर बुरा असर पड़ा। तो जेडीयू के टूट की बात जो आप कह रहे हैं, जब तक सत्ता रहेगा, जब तक नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी रहेगी, तब तक जेडीयू को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वोट कैचर तो एक ही है, पार्टी भी आप कह सकते हैं कि एक ही है। पार्टी क्या है? नीतीश कुमार ही पार्टी है, नीतीश कुमार ही चेहरा है, नीतीश कुमार ही कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार ही नेता है। अब उसके इर्द गिर्द, उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिले, वो सब दिखेंगे। अभिषेक, आखिरी सवाल। अभी ये पिछले दिनों जो बाबा साहब अंबेडकर का सवाल खड़ा हो गया है, क्या इससे नीतीश कुमार परेशान नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि उनका वोट बेस जो ईबीसी है या दलित तबका है, वो तो बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। उससे तो वोट बैंक का नुकसान है ही। आपने देखा होगा कि चंपारण के इलाके में वो गए, वहां पर अंबेडकर की फोटो कोई अचानक लाया गया, उसको हाथ पकड़ के कोई खड़ा है, नीतीश कुमार नमन कर रहे हैं, उसको वायरल किया जाता है। तो संदेश तो कहीं वो अमित शाह को दे रहे थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिख जाता है, जिस तरह से दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र वगैरह में दिख जाता है। बिहार की राजनीति में हाँ इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अगर है तो नीतीश कुमार को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए भी क्योंकि दलित तबके को, खासकर महादलित तबका, जो नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान की राजनीति को कमजोर करने के लिए जो कार्ड खेला था 2007 में, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी ही दे दी है कि आप ओबीसी ईबीसी की तरह सब क्लासिफिकेशन आरक्षण में भी कर सकते हैं, जो आप सोशल वेलफेयर स्कीम में कर रहे हैं। तो महादलित तबके को इतना जरूर पता है, ठीक है, दलित राजनीति बिहार में बहुत वोकल नहीं है क्योंकि कास्ट में बटी हुई है। किसे वोट देना है ये भले ही वो बाद में डिसाइड करे, लेकिन किसे नहीं देना है ये एकदम एम्पली क्लियर है। और इसको देखा गया था 2015 में आरक्षण के मुद्दे पर जब चुनाव हुआ था, तब देखा गया था 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब ईबीसी और दलित के एक ठीक ठाक हिस्से को किसे वोट नहीं देना है, इस प्रायोरिटी को ऊपर रखते हुए उन लोगों ने वोट किया था। ऐसा नहीं था कि लालू यादव का साथ उन्हें बहुत भार रहा था। तो ये स्थिति है जी। और बड़ी चीज क्या है, देखिए एक छोटी सी चीज है, इसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम रहे हैं, और पूरे बिहार में घूमने के बाद उन्हें एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि माइनॉरिटी वोटर की पहली पसंद कांग्रेस है। कांग्रेस जब तक कमजोर है तब तक माइनॉरिटी, ये बदलाव 1-1.5 साल में आया है, ये 15-18 महीने का बदलाव है। तो माइनॉरिटी वोटर की पहली पसंद कांग्रेस है। जब तक वो कमजोर है तब तक आरजेडी उनके लिए मजबूरी की पार्टी है। यही स्थिति अब नीतीश कुमार को लग रहा है कहीं दलित महादलित की ना हो जाए, कि जब तक कांग्रेस कमजोर है तब तक नीतीश कुमार के साथ है। और बीजेपी में कास्ट सेंसस के बाद यही स्थिति अपर कास्ट की हो गई है, क्योंकि कई सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि हम बीजेपी के फोल्ड में है तो 10.5% है, सेकुलर फोल्ड में जाते हैं तो 16% हो जाते हैं, मतलब मुस्लिम अपर कास्ट भी उसमें जुड़ जाता है। कहने का मतलब ये, तो इस राजनीति को दोनों पार्टियां भांप रही हैं कि अपने अपने वोट बैंक पर, एक तरफ भाजपा से डर मुख्यमंत्री की कुर्सी का नीतीश कुमार को, दूसरी तरफ कांग्रेस के इमरजेंस का खतरा। कांग्रेस के भाजपा के आने से क्या होगा, राजनीति मजबूती से करके लड़ सकते हैं, कांग्रेस के आने से क्या होगा, राजनीति खत्म हो सकती है। बिल्कुल, ये खतरे को भांप कर भी दोनों एक साथ आना चाहते हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं ये पावर, ये क्या कहते हैं जिसको कि आप, ये नीतीश कुमार एक तरह से
प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स के दायरे में मैं इसे नहीं मानता। बिल्कुल। एक तरीके का पावर गेम आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अभिषेक, बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बिहार की राजनीति को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद।